कभी सोचा है कि किसी इतने बड़े लेखक को कठिन गद्य का प्रेत क्यों कहा जाएगा? अजीब है ना। हिंदी साहित्य असल में ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय उपनामों से भरा पड़ा है, और आज हम इन्हीं गुप्त पहचानों के पीछे की कहानियों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये सम्मान के वो तमगे हैं जो उनके काम का असली निचोड़ बताते हैं। तो चलिए इन साहित्यिक दिग्गजों के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा अटपटा तो है, पर यही सवाल हिंदी साहित्य में उपनामों की एक बड़ी ही आकर्षक दुनिया का दरवाजा खोलता है। देखिए, ये सिर्फ उपाधियां नहीं हैं, ये तो एक कवि की विरासत के वो सुराग हैं, वो छोटे-छोटे क्लूज हैं जो हमें बताते हैं कि उस जमाने के लोगों ने और बाद की पीढ़ियों ने उन्हें किस नजर से देखा। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे साहित्य के उन पथ प्रदर्शकों को जिन्होंने इसकी नींव रखी। फिर हम भावनाओं के सम्राटों की दुनिया में गोता लगाएंगे, राष्ट्र की आवाज को सुनेंगे, और फिर कुछ सबसे अनोखी और यादगार उपाधियों को देखेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपनाम असल में एक पूरी विरासत कैसे बन जाते हैं। देखिए, हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना? हिंदी साहित्य का भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए अपनी यात्रा उन दूरदर्शी कवियों से ही शुरू करते हैं जिन्हें साहित्य का पथ प्रदर्शक माना जाता है, वो स्तंभ जिन पर आज भी ये पूरी इमारत शान से खड़ी है। यहां जरा देखिए, दो युगों के दो बड़े दिग्गज एक साथ हैं। एक ओर हैं आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखकर भारतीय साहित्य की वो धारा शुरू की जो आज तक बह रही है। और दूसरी ओर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को साहित्य का मुख्य जरिया बनाकर एक तरह से क्रांति ही ला दी और आधुनिक युग की नींव रखी। और हाँ, इन दो महान युगों के बीच एक बहुत जरूरी पुल भी है, वो है स्वयंभू। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब ये अपभ्रंश क्या है, ये समझ लीजिए, हमारी आज की भारतीय भाषाओं से ठीक पहले की एक बड़ी साहित्यिक भाषा थी। तो उस भाषा में स्वयंभू का योगदान उतना ही बड़ा माना जाता है जितना संस्कृत में वाल्मीकि का था। साहित्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तो भावनाओं का एक गहरा समंदर है। तो अब हम उन कवियों की ओर बढ़ते हैं जो किसी एक खास भावना के इतने बड़े माहिर थे कि वे उस भावना के सम्राट ही कहलाए। उनकी कलम ने इंसानी एहसास को इतनी गहराई से छुआ कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। भावनाओं के इस समंदर में एक सबसे पवित्र और मासूम लहर है वात्सल्य रस की। ये माता पिता का अपने बच्चे के लिए वो अनमोल निस्वार्थ प्रेम है जिसे हमारी काव्य परंपरा में एक बहुत ही खास और ऊंचा दर्जा दिया गया है। और जब भी वात्सल्य रस की बात होती है तो बस एक ही नाम दिमाग में गूंजता है, सूरदास। कमाल की बात है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखे बिना बालकृष्ण की लीलाओं को ऐसे लिखा, उनका माखन चुराना, मैया यशोदा से रूठना मनाना, कि पढ़ने वाला उस माँ के प्यार में डूब जाता है। इसीलिए बिना किसी शक के वे वात्सल्य रस सम्राट हैं। प्यार का एक पहलू अगर खुशी है तो दूसरा है जुदाई का गहरा दर्द। हिंदी साहित्य ने इस प्रेम की पीर को, मतलब प्यार में बिछड़ने की उस गहरी तड़प और बेचैनी को, बहुत ही शिद्दत से बयान किया है। और इस दर्द को अपनी कलम से जिंदा करने वाले कवि थे घनानंद। कहते हैं कि प्यार में मिले धोखे और जुदाई के दर्द को उन्होंने इतनी सच्चाई और गहराई से अपनी कविताओं में उतारा कि उनकी हर लाइन आज भी टूटे हुए दिलों की आवाज लगती है। इसीलिए उन्हें प्रेम की पीर के कवि के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, तो अब व्यक्तिगत भावनाओं की दुनिया से निकलकर राष्ट्र की सामूहिक चेतना की ओर बढ़ते हैं। कुछ कवि ऐसे भी हुए जिनकी कलम सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की धड़कन बन गई। उनकी कविताओं ने आज़ादी के आंदोलन में जोश भर दिया और राष्ट्रीय गौरव को जगाया। राष्ट्रकवि, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सम्मान उन कवियों को मिलता है जिनकी कविताएं पूरे देश की आत्मा बन जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सम्मान दो महान कवियों को दिया गया। एक मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने अपनी कविताओं से भारत के शानदार अतीत को जिंदा किया, और दूसरे रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कविताओं में विद्रोह और क्रांति की आग धधकती थी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी उपाधियों की जो इतनी अनोखी और थोड़ी रहस्यमयी हैं कि वे खुद एक पहेली जैसी लगती हैं। ये उपनाम हमें बताते हैं कि इन कवियों का अंदाज और उनकी शख्सियत कितनी हटकर और यादगार थी। तो लीजिए, हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब आ गया। हिंदी साहित्य में दो प्रेत बहुत मशहूर हैं।
पहले हैं रीतिकाल के कवि केशवदास। उनकी कविता अलंकारों और मुश्किल बनावटों से इतनी भरी होती थी कि आम इंसान के लिए उसे समझना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्हें कहा गया कठिन काव्य का प्रेत। और दूसरे हैं मॉडर्न युग के अज्ञेय, जिनका गद्य इतना बौद्धिक और दार्शनिक होता था कि वो भी पढ़ने वालों के लिए एक चुनौती बन जाता था। तो उन्हें मिली कठिन गद्य के प्रेत की उपाधि। और फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें कहा गया महाप्राण यानी महान जीवन शक्ति। ये उपाधि उनके विद्रोही स्वभाव और उनकी कविताओं में जो जबरदस्त ऊर्जा बहती थी उसे बिल्कुल सही सही बयां करती है। उनकी कविताएं जैसे वह तोड़ती पत्थर समाज की हर जंजीर को तोड़ने की ताकत रखती थी। निराला की उस जोशीली कविता से बिल्कुल अलग हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ये नाम उनके लिखने के कोमल और सुंदर अंदाज को दिखाता है। उनकी कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम हिमालय की शांत वादियों में बैठे हैं और प्रकृति की खूबसूरती को जी रहे हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई। जैसे पुराने जमाने में मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थीं, ठीक वैसे ही महादेवी की कविताओं में उस अनजान अलौकिक प्रियतम के लिए गहरा प्यार और जुदाई का दर्द झलकता है। लेकिन उनका अंदाज, उनकी भाषा, सब कुछ आधुनिक युग का था, जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। ये तो बस कुछ मिसालें हैं। उपाधियों का ये आसमान और भी कई सितारों से भरा है। तुलसीदास को लोकनायक कहा गया क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस से पूरे समाज को एक धागे में पिरोया। हरिवंश राय बच्चन ने हालाबाद की शुरुआत की, जो कहता है कि जीवन के हर पल को जियो। और मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों से आम आदमी की जिंदगी को आवाज दी, उन्हें उपन्यास सम्राट का ताज पहनाया गया। तो हमने इतने सारे उपनाम देखे, पर सवाल यह है कि इनकी असली अहमियत क्या है। ये सिर्फ सुंदर शब्द नहीं है, इनके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है, जो एक कवि की पूरी विरासत को, पूरी लेगेसी को तय करता है। असल में ये उपनाम एक कवि की जिंदगी भर की मेहनत का निचोड़ हैं। ये समाज का वो तरीका है जिससे वो अपने हीरोज को याद रखता है। जब हम कहते हैं वात्सल्य रस सम्राट, तो फौरन सूरदास और बालकृष्ण की तस्वीर जहन में आ जाती है। इस तरह एक साधारण सा नाम एक अमर विरासत में बदल जाता है, जो पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे इन महान साहित्यकारों को उनकी पहचान मिली, वैसे ही आज के दौर के लेखकों को आने वाला समय किस नाम से याद रखेगा? इस डिजिटल युग के कहानीकारों को या आज के सामाजिक मुद्दों पर लिखने वालों को क्या उपाधियां दी जाएंगी? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।